हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्वागत है आप लोगों को चैंपियन बैच वाली एक और नई वीडियो में। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, वनडे एग्जाम का अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए जीके जीएस का ये बैच स्टार्ट हो चुका है हमारे चैनल के माध्यम से। तो कई मतलब कि बहुत दिनों से ये बैच चल रहा है। और अगर आप इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाइए विजिट करिए चैनल को और सारे वीडियो को देखिए। आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहने वाली है ये बैच। ठीक। तो ये जो बैच है इसमें जीके जीएस के मतलब कि जीके जीएस में सभी सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, स्टैटिक जीके, इन सभी सब्जेक्ट से प्रश्न रहते हैं और उनसे संबंधित सारी चीज़ों को मतलब रिवीजन करवाता हूँ जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हैं तो पूरी वीडियो देखें और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। चलिए क्वेश्चन का नाम हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है हम लोगों का, प्राचीन भारत में निष्क से किसे जाना जाता है? देखिए, प्राचीन भारत में निष्क का मतलब क्या होता था? ऑप्शन ए है स्वर्ण आभूषण, तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के या फिर गाय। तो देखिए, प्राचीन भारत में निष्क का मतलब होता था स्वर्ण के आभूषण, ठीक ना, सोने के आभूषण को निष्क कहा जाता था। तो आइए इसके बारे में हम लोग अच्छे से जानते हैं। तो वैदिक काल में निष्क का प्रयोग सोने के आभूषण, मुख्यतः गले के हार के लिए किया जाता था। इसलिए तो सोने के आभूषण के लिए किया जाता था, जो बाद में विनिमय के माध्यम के रूप में भी प्रयोग होने लगा। यानी कि निष्क सोने का आभूषण था, बाद में ये विनिमय यानी कि सिक्का भी बन गया। ठीक ना, सिक्के को भी निष्क कहा जाने लगा, जो स्वर्ण के सिक्के थे। देखिए, धीरे धीरे निष्क ने एक स्वर्ण सिक्के का रूप ले लिया। ठीक, निष्क एक स्वर्ण सिक्के का रूप ले लिया। तो विनिमय का माध्यम यानी कि पैसे देकर कोई वस्तु को खरीदना, उसी को विनिमय कहा जाता है ना। तो ये स्वर्ण सिक्के का रूप ले लिया, जिससे कि विनिमय के माध्यम के रूप में इसका प्रयोग होने लगा। उसके बाद देखिए, करसापण क्या होता था? ये प्राचीन काल के ही है। करसापण चांदी और तांबे के बने सिक्के होते थे। करसापण को चांदी और तांबे के बने सिक्के को कहा जाता था। उसके बाद सतनाम, ये चांदी के सिक्के हुआ करते थे। सतनाम चांदी के सिक्के हुआ करते थे। उसके बाद पन्ना, पन्ना जो था ये मौर्य काल की मानव चांदी की मुद्रा। देखिए, पूछेगा कि मौर्य काल की मानव चांदी की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो पन्ना, ध्यान रखिएगा, पन्ना। उसके बाद देखिए, सतवाहन वंश। सतवाहन वंश, इन्होंने भारतीय इतिहास में सबसे पहले शीशे और पोटीन के सिक्के जारी किए। देखिए, सतवाहन वंश ने सबसे पहले शीशे की सिक्के जारी किया था, सतवाहन वंश, ध्यान रखिएगा। और पोटीन के सिक्के भी सबसे पहले सतवाहन वंश ने ही जारी किया था। तो सिक्के से संबंधित सारी चीज हम लोग देख रहे हैं। तो जैसे देखिए, गुप्त काल में सोने के सिक्के को दिनार और चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता था। तो गुप्त काल में सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? दिनार। और चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता था। इल्तुतमिश, जो कि दिल्ली सल्तनत का शासक था, इसने चांदी का टक्का और तांबे का जीतल चलाया था। ठीक ना, चांदी का जो सिक्का चलाया था उसे टक्का कहा जाता था इल्तुतमिश के शासन काल में। और ये तांबे के सिक्का जिसे जीतल कहा जाता था, ये चलवाया था कौन? इल्तुतमिश ने। और यह पहला तुर्क सुल्तान था ये सिक्के जारी करने वाला, ध्यान रखिएगा। तो ये सभी सिक्के से संबंधित चीजें थी जो सभी इंपॉर्टेंट था, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस वर्ष की थी? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस वर्ष की थी? 1870, 1875, 1885 या फिर 1893? तो ध्यान रखिएगा, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी। 1875 में की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1875। और एक चीज आप सभी को बता दूं, अगर आप बिहार मद्य निषेध का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिहार मद्य निषेध का, तो उसके लिए मैं एक क्या था कि सीरीज ये करवाया हूँ जिसमें कि 30 वीडियो है। ठीक है, 30 वीडियो, वो भी उसका प्ले लिस्ट बना हुआ है। तो आप उस 30 वीडियो को देख लीजिए, आपको काफी हेल्प मिलेगा और काफी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक ना, ऐसे ही इसमें भी करवाया गया है, ऐसे ही जो कि बिहार के जो ये मन निषेध यानी कि बिहार पुलिस लेवल के जितने भी क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर, और जो क्वेश्चन आने की संभावना है, उन सभी क्वेश्चन का ऐसे ही डिस्कशन करवाया हूँ, तो उसको आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक। चलिए, और इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को बंबई में, कहां पर? बंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना की थी। इनका प्रसिद्ध नारा था वेदों की ओर लौटो।
दयानंद सरस्वती का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो वेदों की ओर लौटो। और इनके बचपन का नाम ध्यान रखिएगा, मूल शंकर, ये पूछ लेता है। दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम मूल शंकर था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए और भी सभा और समाज का स्थापना देख लेते हैं, कब और किसने किया था। जैसे देखिए आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय ने किया था। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय ने किया था। उसके बाद ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने ही किए थे। और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय। तत्वबोधनी सभा की स्थापना 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर। तत्वबोधनी सभा की स्थापना 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती, तो हम लोग देख लिए। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में मैडम ब्लेवात्स्की और कर्नल ऑलकोट। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में मैडम ब्लेवात्स्की और कर्नल ऑलकोट। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले। विश्व भारती की स्थापना 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर। विश्व भारती की स्थापना 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर। बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना 1924 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना 1924 में बी आर अम्बेडकर। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस, ध्यान रखिएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए ऋग्वेद पर आधारित जो वेद है उसका नाम है सामवेद, ठीक ना। सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए सामवेद के अधिकांश मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं, ध्यान रखिएगा। सामवेद के अधिकांश मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक भी माना जाता है। तो सामवेद को ध्यान रखिएगा, भारतीय संगीत का जनक भी माना जाता है। देखिए सामवेद में मंत्रों का उच्चारण या गायन करने वाले पुरोहित को उद्गाता। सामवेद के मंत्रों के उच्चारण या गायन करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है? उद्गाता कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में लिखा है, ध्यान रखिएगा। और सामवेद एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में लिखा हुआ है। इसमें योगों के नियमों और विधि विधानों का वर्णन है। ध्यान रखिएगा। अथर्ववेद इसे ब्रह्मवेद भी कहते हैं। देखिए एक और वेद जो अथर्ववेद है इसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। और इसमें जादू टोना, तंत्र मंत्र, औषधि वशीकरण संबंधित जानकारी मिलती है। और इसे बाद का वेद माना जाता है, यानी कि सबसे नया वेद अथर्ववेद है, ठीक ना। सबसे नया वेद अथर्ववेद, ध्यान रखिएगा। चारों वेद में सबसे नया अथर्ववेद। तो ये जादू टोना, तंत्र मंत्र, औषधि और वशीकरण से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। वही देखिए ऋग्वेद ये सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। 10 मंडल और 228 सूक्त है इसमें। 10 मंडल और 228 सूक्त है। और प्रसिद्ध गायत्री मंत्र इसके तीसरे मंडल से लिया गया। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र इसके तीसरे मंडल से लिया गया, ध्यान रखिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? क्रीमिया का युद्ध, ऑस्ट्रिया प्रासा युद्ध, या सेडान का युद्ध, या वाटरलू का युद्ध? बताना है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। ध्यान रखिएगा सेडान का युद्ध। सेडान का युद्ध फ्रांस और प्रसा के बीच जो युद्ध हुआ था इसके बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था, ध्यान रखिएगा। अब देखिए जर्मनी के एकीकरण के बारे में सारी चीजें हम लोग देख लेते हैं। तो जर्मनी का एकीकरण का श्रेय ऑटो वन बिस्मार्क को जाता है। ऑटो वन बिस्मार्क को जाता है, जो प्रसा का चांसलर था। और उसने इसके लिए रक्त एवं की नीति अपनाई थी। इसके लिए रक्त एवं की नीति अपनाई थी। और एकीकरण में देखिए एकीकरण के 3 चरण थे, ठीक ना। जर्मनी के एकीकरण के 3 चरण। जर्मनी की एकीकरण 3 मुख्य युद्धों के माध्यम से पूरा हुआ था। 3 मुख्य युद्ध कौन कौन था? तो देखिए पहला युद्ध था डेनमार्क के साथ युद्ध, जो कि 1864 में हुआ था। डेनमार्क के साथ युद्ध 1864 में हुआ था। इसमें ऑस्ट्रिया और प्रसा ने मिलकर डेनमार्क को हराया था। ऑस्ट्रिया और प्रासा ने मिलकर किसको हराया था? तो डेनमार्क को हराया था। उसके बाद ऑस्ट्रिया और प्रासा युद्ध जो 1866 में हुआ था, इसे सेडोवा का युद्ध भी कहते हैं। और इसमें प्रासा ने ऑस्ट्रिया को हराकर उसे जर्मन संघ से बाहर कर दिया। ऑस्ट्रिया
जो प्रासा था, प्रासा ने ऑस्ट्रिया को हराकर उसे जर्मन संघ से बाहर कर दिया, जर्मन संघ से बाहर कर दिया। और ये ऑस्ट्रिया प्रासा युद्ध कब हुआ था? तो 1866 में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद फ्रांस प्रासा युद्ध 1870-71 में हुआ था। फ्रांस प्रासा युद्ध 1870-71 में हुआ था। और इसे सेडान का युद्ध कहा जाता है, ठीक ना, इसे सेडान का युद्ध कहा जाता है। और इस युद्ध में फ्रांस की निर्णायक हार हुई थी। और इस युद्ध में क्या हुई थी? तो फ्रांस की निर्णायक हार हुई थी, फ्रांस की निर्णायक हार हुई थी और प्रासा की जीत हुई थी। और देखिए इसके अंतिम परिणाम क्या होता है? तो 18 जनवरी 1871 को वर्साय के महल में प्रासा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। और इस तरह आधुनिक जर्मनी का जन्म हुआ। तो ध्यान रखिएगा, 18 जनवरी 1871 को वर्साय के महल में, जिसे कि वर्साय की संधि भी कहा जाता है, वर्साय की संधि भी कहा जाता है, और प्रासा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। और इस तरह आधुनिक जर्मनी का जन्म हुआ, आधुनिक जर्मनी का जन्म हुआ, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी? 1770, 1773, 1776 या फिर 1783? तो देखिए अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बोस्टन टी पार्टी की घटना 1873 में हुई थी, सॉरी 1773 में हुई थी, 1773। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अब देखिए 16 दिसंबर 1773 को हुई बोस्टन टी पार्टी की घटना अमेरिकी क्रांति का तत्कालीन कारण बनी, जहां चाय की पेटिया को समुद्र में फेंक दिया गया था। इस दिन क्या हुआ था? 16 दिसंबर 1973 को, तो बोस्टन टी पार्टी की घटना अमेरिकी क्रांति के तत्कालीन कारण बनी, जहां चाय की पेटियों को कहा फेंक दिया गया था? तो समुद्र में। और इसी घटना को बोस्टन टी पार्टी कहा जाता है। उसको देखिए, यह घटना 16 दिसंबर 1773 को अमेरिका के बोस्टन बंदरगाह पर हुई थी। देखिए बोस्टन बंदरगाह पर ये हुई थी, तो इसलिए बोस्टन टी पार्टी इसको घटना कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। सन्स ऑफ लिबर्टी नामक संगठन के सदस्यों ने रेड इंडियंस का वेश धारण किया और बोस्टन बंदरगाह पर खड़े ब्रिटिश जहाजों में चढ़ गया और उन्होंने चाय की 342 पेटियों को समुद्र में फेंक दिया। तो किस पार्टी के ये लोग चढ़े थे? ध्यान रखिएगा, सन्स ऑफ लिबर्टी नामक संगठन के सदस्यों ने रेड इंडियंस का वेश धारण करके बोस्टन बंदरगाह पर ब्रिटिश जहाजों में चढ़ गए और वहां पर क्या किए? तो 342 पेटियों को समुद्र में फेंक दिया। और यही बोस्टन टी पार्टी घटना का तत्कालीन कारण बना, ध्यान रखिएगा। और इस घटना ने ब्रिटिश सरकार को क्रोधित कर दिया, जिससे दमनकारी कानून लागू किया और अंततः यही घटना अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण बनी थी। यही घटना जो है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण बनी थी, ध्यान रखिएगा। बोस्टन टी पार्टी का मुख्य नेतृत्व सैमुअल एडम्स ने किया था। बोस्टन टी पार्टी का नेतृत्व, ध्यान रखिए, कौन किया था? तो सैमुअल एडम्स ने किया था, सैमुअल एडम्स ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि सतवाहन वंश की राजकीय भाषा क्या थी? सतवाहन वंश की राजकीय भाषा क्या थी? संस्कृत, प्राकृत, तेलुगु या फिर तमिल? बताइए सतवाहन वंश की राजकीय भाषा क्या थी? उदाहरण के सतवाहन वंश की राजकीय भाषा प्राकृत था, प्राकृत। उसका देखिए, सतवाहन शासकों ने प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि को संरक्षण दिया था। तो देखिए इन लोगों का भाषा प्राकृत था और लिपि ब्राह्मी था। सतवाहनों की भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी था, ध्यान रखिएगा। अब देखिए सतवाहन वंश के बारे में जान लीजिए। तो संस्थापक, इस वंश की स्थापना सिमुक ने किया था। सतवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने किया था। मात्र स्वतात्मक समाज, यह इतिहास का ऐसा वंश था जहां राजा अपने नाम के साथ अपनी माता का नाम जोड़ते थे, जैसे गौतमी पुत्र सतकर्णी। देखिए यह एक ऐसा वंश था जहां के राजा अपने नाम के साथ अपनी माँ का नाम जोड़ते थे। मोस्टली पापा का नाम जोड़ा जाता है, लेकिन ये अपनी माँ का नाम जोड़ते थे। देखिए जैसे कि गौतमी पुत्र सतकर्णी। भूमि दान की शुरुआत, ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को भूमि दान देने की प्रथा सबसे पहले सतवाहनों ने शुरू किया था। यह भी इंपॉर्टेंट है। ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को भूमि दान देने की प्रथा सबसे पहले कौन शुरू किया? तो सतवाहनों ने। उसके बाद देखिए, इन्होंने भारतीय इतिहास में सबसे अधिक शीशे और प्रोटीन के सिक्के जारी करवाए। सबसे अधिक शीशे और प्रोटीन के सिक्के कौन जारी करवाए? तो सतवाहनों ने, ध्यान रखिएगा। और इनकी प्रारंभिक राजधानी प्रतिष्ठान पैठन महाराष्ट्र थी, ध्यान रखिएगा। सतवाहनों के प्रारंभिक राजधानी प्रतिष्ठान, ये पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि यरबदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरुद्ध किया था? यरबदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरुद्ध किया था? सत्याग्रहियों के दमन के विरुद्ध, या फिर सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध, या फिर कलकत्ता में दंगों के विरुद्ध, या फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध?
तो देखिए यरबदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन जो किया था, यानी कि उन्होंने अन्न जल त्याग दिया था। ये सांप्रदायिक पंचाट यानी कि दलितों के लिए अलग अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की जा रही थी, ठीक ना। तो उसी के विरोध में इन्होंने आमरण अनशन किया था यरबदा जेल में, ठीक ना। और इसे सांप्रदायिक पंचाट के कहा जाता है, सांप्रदायिक पंचाट के विरुद्ध ध्यान रखिएगा। देखिए 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड द्वारा दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की घोषणा के विरुद्ध में गांधी जी ने यरबदा जेल में अनशन किया था। जैसा कि मैंने बताया 1932 में, कब 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, तो रैमसे मैकडोनाल्ड। इसके द्वारा दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की घोषणा के विरुद्ध में गांधी जी ने यरबदा जेल में अनशन किया था। मतलब कि गांधी जी सोच रहे थे कि अगर दलितों के लिए ये व्यवस्था हो जाती है तो हमारा देश बंट जाएगा, ठीक ना। तो इसके विरोध में ये किए थे अनशन। उसके बाद देखिए दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग वापस ले ली गई, लेकिन प्रांतीय विधानमंडलों में उनके लिए आरक्षित सीटों का संख्या 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई। तो देखिए बाद में क्या हुआ, तो ये अनशन के बाद इनको महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट, ठीक ना, पूना पैक्ट यानी कि पूना समझौता हुआ, जिसके तहत की निर्वाचन मंडल की मांग वापस ले ली गई और प्रांतीय विधान मंडलों में उनके लिए यानी कि दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई। इसको भी ध्यान रखिएगा। गांधी जी ने 20 सितंबर 1932 को जेल में अनशन शुरू किया और अंततः डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच पूरा पैक्ट हुआ था। तो इसी पैक्ट में क्या हुआ था कि इस दलित के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग की वापस ले ली गई और इनके लिए जो आरक्षित सीट थी 71 उसे बढ़ाकर 148 कर दी गई। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है। प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है। ऑप्शन है सुहरावर्दी, कादिरी, चिश्ती या फिर नक्शबंदी। तो देखिए ये सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया जो थे ये चिश्ती सिलसिले से संबंधित है। चिश्ती सिलसिले यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा सी, चिश्ती सिलसिले से संबंधित है शेख निजामुद्दीन औलिया। अब देखिए चिश्ती सिलसिला भारत का सबसे लोकप्रिय सूफी सिलसिला है और सबसे प्राचीन सिलसिला भी है, ठीक ना। चिश्ती सिलसिला ये भारत का सबसे लोकप्रिय और सबसे प्राचीन सिलसिला है। निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए हम लोग देखेंगे सिलसिला और उससे संबंधित प्रमुख संत या संस्थापक और प्रमुख केंद्र यानी कि कहाँ से ये संबंधित है। देखिए जैसे कि चिश्ती संप्रदाय या सिलसिला जो है ये इसके संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और यह सिलसिला अजमेर क्षेत्र का है। अजमेर, ध्यान रखिएगा अजमेर। इसके बाद देखिए सुहरावर्दी के संस्थापक शहाबुद्दीन सुहरावर्दी और बहाउद्दीन जकारिया। शहाबुद्दीन सुहरावर्दी और बहाउद्दीन जकारिया और यह मुल्तान पंजाब क्षेत्र का सिलसिला है। उसके बाद देखिए कादिरी जो है इसके संस्थापक अब्दुल कादिर जिलानी उच्च सिंध, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नक्शबंदी सिलसिला के संस्थापक ख्वाजा बाकी बिला और यह दिल्ली में था। ध्यान रखिएगा दिल्ली क्षेत्र में था, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि भारतीय तिरंगे को संविधान सभा द्वारा राष्ट्र ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया। भारतीय तिरंगा को संविधान सभा द्वारा राष्ट्र ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया। 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1947, 26 जनवरी 1950। तो ध्यान रखिएगा जो राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 को। अब देखिए 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने वर्तमान तिरंगे को अपनाया और पिंगली वेंकैया ने इसका डिजाइन तैयार किया था। ध्यान रखिए पिंगली वेंकैया ने इसका डिजाइन तैयार किया था। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। ध्यान रखिए राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3 यानी कि लंबाई 3 और चौड़ाई 2, लंबाई 3 चौड़ाई 2। इसके बाद देखिए भारत को स्वतंत्रता मिली और पहली बार लाल किले पर तिरंगा फहराएगा। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के बाद पहली बार लाल किले पर तिरंगा फहराया गया था। कब, तो 15 अगस्त 1947 को। ध्यान रखिए 15 अगस्त 1947 को पहली बार लाल किले पर तिरंगा फहराया गया था। उसके बाद देखिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और भारत एक गणतंत्र बन गया।
उसके बाद देखिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था और भारत एक गणतंत्र राष्ट्र बन गया था। ध्यान रखिएगा 24 जनवरी 1950 को इस दिन जनगण मन और राष्ट्रगान और वंदे मातरम गीत को आधिकारिक रूप से अपनाया गया था। देखिए पूछ लेता है कि जनगण मन वंदे मातरम जो है कि जैसे कि जनगण मन राष्ट्रगान है और वंदे मातरम राष्ट्रगीत है, इसको आधिकारिक रूप से कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को ध्यान रखिएगा। और देखिए भारतीय ध्वज संहिता 2002, भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार अब नागरिक भी सम्मान पूर्वक अपने घरों पर झंडा फहरा सकते हैं। यानी कि भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार भारत के कोई भी नागरिक सम्मान पूर्वक अपने घरों पर झंडा फहरा सकते हैं, यानी कि झंडा लगा सकते हैं। उसके बाद देखिए भारत से बाहर क्वेश्चन बनता है कि भारत से बाहर पहली बार कहाँ जो है कि कहाँ और कब तिरंगा फहराया गया था? तो देखिए भारत में पहली बार भारत से बाहर पहली बार तिरंगा 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में विकाजी कामा ने फहराया था। भारत से बाहर पहली बार कौन? तो विकाजी कामा ने 1907 में जर्मनी में फहराया था। ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि भारत में वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम से मिला? भारत में वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम से मिला? चार्टर एक्ट 1833, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892 और भारत सरकार अधिनियम 1919। बताइए भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की अधिकार किस अधिनियम से मिला था? तो ध्यान रखिए इसका सही आंसर हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिला। ध्यान रखिएगा। देखिए 1861 के अधिनियम के बारे में हम लोग जानते हैं। तो 1861 के एक्ट के तहत वायसराय को आपातकाल में बिना परिषद की अनुमति के 6 महीने की अवधि वाले अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली थी। 6 महीने की अवधि वाले अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली थी। और देखिए इसी अधिनियम द्वारा भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत भी की गई थी। भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत पूछेगा किस अधिनियम द्वारा किया गया था? तो 1861 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, जिसे कैनिंग द्वारा, जो इस समय कैनिंग वायसराय था, ये यही लागू किया था। और इसी एक्ट के तहत पहली बार विधायी कार्यों में भारतीयों को शामिल करने का भी प्रावधान किया गया था। देखिए पहली बार विधायी कार्यों में भारतीयों को शामिल करने का भी प्रावधान 1861 के एक्ट में किया गया था। उसके बाद देखिए अब अध्यादेश जारी करने, राष्ट्रपति वर्तमान में जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं ये अनुच्छेद 123 के तहत जारी करते हैं। अनुच्छेद 123 के तहत जारी करते हैं। जब संसद का सत्र ना चल रहा हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। जब संसद का सत्र ना चल रहा होता है तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए राज्यपाल जो है अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं। राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं। और राज्यों में राज्यपाल के पास यह शक्ति होती है। राज्यों में राज्यपाल के पास यह शक्ति होती है। संसद की मंजूरी, आज के समय में अध्यादेश को संसद के सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर पारित होना अनिवार्य है, अन्यथा वह समाप्त हो जाएगा। देखिए आज के समय में अध्यादेश को संसद का सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर पारित होना अनिवार्य है, अन्यथा वह समाप्त हो जाएगा। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि महेंद्रगिरी की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? महेंद्रगिरी की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा या फिर कर्नाटक? देखिए महेंद्रगिरी की पहाड़ियां जो है ये ध्यान रखिएगा ये ओडिशा में स्थित है। महेंद्रगिरी की पहाड़ियां उड़ीसा में स्थित है। महेंद्रगिरी की पहाड़ियां उड़ीसा में स्थित है। देखिए महेंद्रगिरी की पहाड़ी जो है उड़ीसा के गजपति जिले में स्थित है। कहाँ पर? गजपति जिले में, गजपति जिले में। और यह पूर्वी घाट का प्रमुख चोटियों में से एक है, यानी कि यह पूर्वी घाट का हिस्सा है। ठीक ना, महेंद्रगिरी जो पहाड़ी है ये पूर्वी घाट का हिस्सा है, पूर्वी घाट का। और देखिए यह लगभग 101 मीटर ऊंची है। महेंद्रगिरी की पहाड़ियां 101 मीटर ऊंची है और इसे पूर्वी घाट की प्रमुख चोटी में से एक माना जाता है। पूर्वी घाट की यह चोटी है। उसके बाद देखिए अन्नामलाई, ठीक है, जैसे कि पूर्वी घाट जो है ये दक्षिण भारत का हिस्सा है, उसी प्रकार हम लोग दक्षिण भारत के सभी पहाड़ियां को देखते हैं। जैसे कि अन्नामलाई पहाड़ियां है, यह केरल और तमिलनाडु में है। केरल और तमिलनाडु में यह इसका विस्तार है। अन्नामलाई पहाड़ियां की इसकी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है और यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक ना, अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद देखिए नीलगिरी की पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां जो कि ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलान बिंदु है। नीलगिरी की पहाड़ियां पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की मिलान बिंदु है और इसका विस्तार कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में है, ध्यान रखिएगा। और देखिए सर्वोच्च चोटी डोडा बेटा है। सर्वोच्च चोटी
नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी डोडा बेटा है, डोडा बेटा, और यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी। उसके बाद देखिए कार्डमम की पहाड़ियां, कार्डमम की पहाड़ियां को इलायची की पहाड़ियां भी कहा जाता है, और यह केरल में स्थित है, केरल में स्थित है, और भारत का सबसे दक्षिणी पहाड़ियां भी इसे कहा जाता है, यानी कि सबसे दक्षिण में स्थित भारत की पहाड़ियां कार्डमम पहाड़ियां है, भारत के सबसे दक्षिण में स्थित कार्डमम पहाड़ी है। उसके बाद देखिए पालनी पहाड़ियां, यह तमिलनाडु में है, पालनी पहाड़ियां तमिलनाडु में। और जो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है कोडाईकनाल, कोडाईकनाल वह ये इसी पहाड़ी का हिस्सा है, पालनी पहाड़ी में है कोडाईकनाल, कोडाईकनाल ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए जवादी, जवादी और सेवराय पहाड़ियां, ये तमिलनाडु में है, जवादी और सेवराय पहाड़ियां, जवादी और सेवराय पहाड़ियां ध्यान रखिए, जवादी और सेवराय पहाड़ियां। उसके बाद नल्ला मला पहाड़ियां, नल्ला मला पहाड़ियां जो आंध्र प्रदेश में है, नल्ला मला पहाड़ियां आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद देखिए गारो खासी जयंतिया, मोस्ट इंपोर्टेंट ये पहाड़ियां पूछ लेता है। गारो खासी जयंतिया जो है ये मेघालय में है, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां मेघालय में है। और खासी पहाड़ियां पर मोन्सीराम स्थित है, जहां पर की विश्व का सबसे अधिक वर्षा होता है। खासी पहाड़ियां में जहां मुंशीराम है, यहाँ पर विश्व की सबसे अधिक वर्षा होता है, ध्यान रखिएगा। उसका देखिए मिकिर पहाड़िया, यह असम में है, मिकिर पहाड़िया असम में है, मिकिर पहाड़िया असम में है। अरावली श्रेणी यह राजस्थान में है, और सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला, यानी विश्व का सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला जो है अरावली है, ध्यान रखिएगा। विश्व का सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। विंध्य श्रेणी, विंध्याचल श्रेणी जो है ये मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है। और उत्तर और दक्षिण भारत का विभाजक इसे कहा जाता है। विंध्याचल श्रेणी को उत्तर और दक्षिण भारत का विभाजक भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा विंध्याचल श्रेणी को, और यह मध्य प्रदेश में है। सतपुरा श्रेणी, सतपुरा श्रेणी भी मध्य प्रदेश में है, इसका सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, धूपगढ़। सतपुरा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, धूपगढ़ कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो धूपगढ़ आप लोग ध्यान रखिएगा, यह सतपुरा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच पाया जाता है। नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच पाया जाता है, सिंधु और सतलज, सतलज और काली, काली और तीस्ता, या फिर तीस्ता और दिवांग, दिहांग। बताना है कि नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा नेपाल हिमालय का विस्तार काली और तीस्ता नदियों के बीच पाया जाता है, काली और तीस्ता नदियों के बीच के हिमालय को नेपाल हिमालय कहा जाता है, नेपाल हिमालय ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए हिमालय के प्रादेशिक विभाजन में काली नदी और तीस्ता नदी के बीच 800 किलोमीटर के क्षेत्र को नेपाल हिमालय कहा जाता है। तो देखिए तो नेपाल हिमालय का जो लंबाई है 800 किलोमीटर है, 800 किलोमीटर है, और यह सबसे लंबा विभाजन है, ठीक ना। जो विभाजन किया गया है इसका, तो इसमें सबसे लंबा यही है नेपाल हिमालय, जिसकी लंबाई 800 मीटर, 800 किलोमीटर है। और सबसे ऊंची चोटियां, अधिकांश 8,000 मीटर से ऊंची चोटियां नेपाल हिमालय में ही पाई जाती है, ठीक ना। अधिकांश 8,000 मीटर से ऊंची चोटियां नेपाल हिमालय में ही पाई जाती है। इसको देखिए कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय यहाँ नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ जैसे प्रमुख चोटियां और गंगोत्री ग्लेशियर स्थित है। ध्यान रखिएगा कुमायूं हिमालय जो है यहाँ नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ जैसे प्रमुख चोटियां पाई जाती है। उसके बाद देखिए दिबांग नदी, यह ब्रह्मपुत्र नदी का ही नाम है जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। देखिए दिबांग नदी, दिबांग नदी किसे कहा जाता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। कहाँ पर, तो अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में दिबांग नदी ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। उसके बाद देखिए नदियों का पश्चिम से पूर्व जो विभाजन है उसको देख लीजिए। तो सबसे पहले सिंधु सतलज, अच्छा सिंधु सतलज के बीच जो है ये यहाँ पर पंजाब हिमालय है, ठीक ना, पंजाब हिमालय, सिंधु और सतलज, और सतलज और काली, सतलज और काली के बीच हिमालय को सतलज और काली के बीच हिमालय को जो कहा जाता है कुमायूं हिमालय, सॉरी कुमायूं की कुलायु, हाँ कुमायूं हिमालय, ठीक ना। यहाँ पर देखिए लिख देते हैं पंजाब हिमालय, और ये जो है कुमायूं हिमालय, और ये यहाँ पर है काली और तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय, और तीस्ता और दिबांग, तीस्ता और दिहांग के बीच, तीस्ता और दिहांग के बीच ध्यान रखिएगा यहाँ पर है असम हिमालय, असम हिमालय, यहाँ पर है असम हिमालय, ठीक ना। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, ठीक ना। ऐसे ध्यान रखे हैं सिंधु और सतलज के बीच पंजाब, सिंधु और सतलज के बीच पंजाब, सतलज और काली के बीच कुमायूं, सतलज और काली के बीच कुमायूं, और काली और तीस्ता के बीच नेपाल, काली और तीस्ता के बीच नेपाल, तीस्ता और दिहांग के बीच असम, तीस्ता और दिहांग के बीच असम, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का
कि पश्चिमी घाट को किस अन्य नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? सह्याद्री, मलय पर्वत, शिवराय पहाड़िया या फिर कोरोमंडल। पश्चिमी घाट को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, इसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए, पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र और कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र और कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है और यह जैव विविधता का एक हॉटस्पॉट है। जैव विविधता का हॉटस्पॉट है। जैव विविधता मतलब होता है जहां पर कि अधिक से अधिक जीवों का वहां पर अधिक से अधिक जीव पाए जाते हैं, ठीक ना, कई प्रकार के जीव वहां पर पाए जाते हैं, ठीक ना। तो ये मतलब कि विश्व के जो अधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं उसमें गिना जाता है पश्चिमी घाट को, ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है विश्व के 8 सबसे हॉटस्पॉट में गिना जाता है और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है, यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। इसको देखिए, यहाँ के मुख्य दर्रे जो है थाल घाट है, जो कि मुंबई और नासिक। पश्चिमी घाट में जो मुख्य दर्रे हैं, थाल घाट यह मुंबई और नासिक को जोड़ता है, ठीक ना। थाल घाट दर्रा मुंबई और नासिक को जोड़ता है। भोर घाट दर्रा मुंबई और पुणे को जोड़ता है, भोर घाट मुंबई और पुणे को, थाल घाट मुंबई और नासिक को, भोर घाट मुंबई और पुणे को, और पाल घाट कोयम्बटूर और पक्कड़ को, पलक्कड़ को, कोयम्बटूर और पलक्कड़ को, ठीक ना, कोयम्बटूर और पलक्कड़ को ये जोड़ता है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए, सर्वोच्च चोटी पश्चिमी घाट के सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, जो केरल में स्थित है और इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है और यह पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो ध्यान रखिएगा, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो अनाईमुड़ी होती है। अनाईमुड़ी जो कि अन्नामलाई पहाड़िया का भाग है, अन्नामलाई पहाड़िया की भाग है और यह केरल में स्थित है और इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है, इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है, ऊंचाई 2695 मीटर और यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है। अब देखिए, प्रमुख दर्रे हम लोग तो देख ही लिए। थाल घाट मुंबई को नासिक से जोड़ता है, भोर घाट मुंबई को पुणे से जोड़ता है, पाल घाट कोयम्बटूर को कोची के प्रक्कल से जोड़ता है, ध्यान रखिएगा। थाल घाट मुंबई नासिक, भोर घाट मुंबई पुणे, पाल घाट कोयम्बटूर कोची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि महानदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? महानदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा या फिर झारखंड। महानदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो ध्यान रखिए, इसका सही आंसर रहेगा छत्तीसगढ़, ठीक ना। महानदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ में है। अब देखिए, महानदी छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में स्थित सिहावा पर्वत श्रेणी से निकलती है। कहां से? तो सिहावा पर्वत श्रेणी से निकलती है और इस पर विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध बना है। विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध महानदी पर ही है, ध्यान रखिएगा। और यह नदी छत्तीसगढ़ से उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए उड़ीसा में प्रवेश करती है और अंततः बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए क्या करती है? उड़ीसा में प्रवेश करती है और अंततः बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और इसकी कुल लंबाई लगभग 858 किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई 858 किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई 858 किलोमीटर है। उड़ीसा के संबलपुर में महानदी पर विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध हीराकुंड बांध बना हुआ है। इसका देखिए, सहायक नदियां ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां, बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियां कौन कौन है? तो शिवनाथ, हंसदेव, मांड और ईव। बाएं तट से मिलने वाली ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां शिवनाथ, हंसदेव, मांड और ईव है। दाएं तट से मिलने वाली ब्रह्मपुत्र नदी की महानदी है ना, महानदी की सहायक नदियां ओंग, तेल और जोग, ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा, महानदी को छत्तीसगढ़ की गंगा या जीवन रेखा कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। महानदी को छत्तीसगढ़ की गंगा या जीवन रेखा कहा जाता है। कटक जो है उड़ीसा का प्रसिद्ध शहर कटक किसी नदी के किनारे स्थित है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का। अच्छा, इसी में अब देखिए, यह नदी प्रायद्वीप के पास बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले एक विशाल उपजाऊ डेल्टा बनाती है। तो बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाए, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि भारत में कोयले की सबसे पुरानी खान कौन सी है? भारत में कोयले की सबसे पुरानी खान कौन सी है? झरिया, रानीगंज, बोकारो या फिर कोरबा। झरिया, रानीगंज, बोकारो या फिर कोरबा। भारत में कोयले की सबसे पुरानी खान कौन सी है? ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसका आंसर तो बताया नहीं। भारत की सबसे पुरानी खान जो है ये रानीगंज है, ध्यान रखिएगा। रानीगंज पश्चिम बंगाल में है, रानीगंज। यहाँ पर देखिए, पश्चिम बंगाल का रानीगंज कोयला क्षेत्र भारत का पहला कोयला खनन क्षेत्र है। यहाँ पर खनन 1774 से किया जा रहा है, ठीक ना। खनन 1774 से। तो पहला कोयला खनन क्षेत्र कौन है? तो रानीगंज, जो कि पश्चिम बंगाल में है। रानीगंज पश्चिम बंगाल में। भारत में 98% कोयला गोंडवाना काल का है,
यानी कि बिटुमिनस प्रकार का। भारत में 98% कोयला जो है ये बिटुमिनस प्रकार का है, बिटुमिनस प्रकार का। उसका देखिए झारखंड, यहाँ की झरिया खान भारत की सबसे बड़ी कोयला खान है। देखिए झारखंड की झरिया खान जो है ये भारत की सबसे बड़ी कोयला खान है, उसे भारत का रूर भी कहा जाता है, भारत का रूर भी कहा जाता है। पश्चिम बंगाल, रानीगंज भारत की सबसे पहली कोयला खान है। लिग्नाइट, लिग्नाइट इसे भूरा कोयला कहा जाता है। लिग्नाइट देखिए कोयला का प्रकार, सबसे अच्छी प्रकार के कोयला होता है एंथ्रासाइट, सबसे अच्छी प्रकार का कोयला एंथ्रासाइट। उसके बाद होता है बिटुमिनस, उसके बाद होता है बिटुमिनस, और सबसे बेकार होता है लिग्नाइट। सबसे बेकार कौन होता है? तो लिग्नाइट होता है, ठीक ना। तो वही भूरा कोयला जिसे कहा जाता है, और यह मुख्य रूप से तमिलनाडु के नवेली में पाया जाता है, नवेली में पाया जाता है, मुख्य रूप से तमिलनाडु के नवेली में पाया जाता है। और भारत में जो है कि कोयला का प्रकार सबसे अधिक बिटुमिनस प्रकार के कोयला भारत में पाया जाता है, ध्यान की। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है कि जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो भारत का पहला टाइगर रिजर्व है किस राज्य में स्थित है? जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो भारत का पहला टाइगर रिजर्व है ये किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा ये उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में, उत्तराखंड में स्थित है। देखिए इसके बारे में अब हम जानते हैं। 1936 में हेली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व था। देखिए ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसका जो स्थापना हुआ था हेली नेशनल पार्क में हुआ, पार्क के रूप में हुआ था, हेली नेशनल पार्क के रूप में हुआ था 1936 में। और यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व है। इसकी शुरुआत देखिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट उत्तराखंड से हुई थी। तो क्वेश्चन पूछता है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो जिम कॉर्बेट से हुई थी। कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1973 को, 1 अप्रैल 1973 से। सर्वाधिक बाघ, यानी कि 2022 की गणना के अनुसार मध्य प्रदेश में 785 बाघ पहले स्थान पर है। देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बाघ है। टाइगर प्रोजेक्ट के अनुसार 2022 की गणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बाघ 785 बाघ हैं। उसके बाद और कुछ महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि कान्हा, बांधवगढ़ और पेंच, ये मध्य प्रदेश में है। कान्हा, बांधवगढ़ और पेंच, कान्हा, बांधवगढ़ और पेंच, ये मध्य प्रदेश में। कान्हा, बांधवगढ़ और पेंच मध्य प्रदेश में है। नागार्जुन सागर और श्रीशैलम, नागार्जुन सागर श्रीशैलम, ये भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम ये भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, और ये आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। बोर, ये भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है। बोर भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है, भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है, बोर जिसका नाम है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? चक्रीय बेरोजगारी, भर्सनात्मक बेरोजगारी, प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी। देखिए भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से प्रच्छन्न यानी कि छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है, छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। देखिए कैसे, तो कृषि क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक लोगों का लगा होना प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाता है, जहां सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। देखिए मेन प्रच्छन्न बेरोजगारी है क्या? तो लोगों की संख्या, देखिए मान लीजिए कोई काम है, उसको करने के लिए 2 लोगों की आवश्यकता है, लेकिन मौजूद है 4 लोग, ठीक ना। तो 2 लोग को काम भी नहीं है फिर भी वो कर रहे हैं, तो उसी को छिपी हुई बेरोजगारी कहा जाता है। जैसे कि गांव में ये होता है कृषि में, यानी कि कोई जमीन में मान लीजिए खेती हुआ है, वहां पर 2 लोगों का काम है लेकिन पूरा परिवार लगा रहता है, ठीक ना। तो यानी कि उसी को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में ज्यादातर देखा जाता है, ठीक ना, कृषि क्षेत्र में ज्यादातर देखा जाता है। मौसमी बेरोजगारी कैसा होता है? तो साल के कुछ महीनों में काम मिलना और कुछ महीनों में काम ना मिलना, जैसे कि चीनी का मिल या कृषि, ठीक ना। जैसे कि चीनी का मिल, जब गन्ना का उत्पादन होता है तो चीनी के मिल में काम मिलता है, या फिर कृषि जब कटाई और बुआई का समय आता है तो उस टाइम काम मिलता है, फिर काम नहीं मिलता है, तो इसी को मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। संरचनात्मक बेरोजगारी भारत में सबसे प्रमुख प्रकार है संरचनात्मक बेरोजगारी, यानी कि तकनीक के बदले कारण और कौशल की कमी, तकनीक बदलने के लिए कारण और कौशल की कमी संरचनात्मक बेरोजगारी कहलाता है। यानी कि मान लीजिए यहाँ पर कंप्यूटर का काम है और कंप्यूटर चलाने आपको नहीं आता है, तो ये जो बेरोजगारी है, इस प्रकार की बेरोजगारी को संरचनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है, जो कि तकनीक बदलने के कारण होता है। तकनीक बदलने के, यानी कि पहले जो काम होता था
लोग बिना कंप्यूटर के करते थे, लेकिन कंप्यूटर आने के बाद काफी लोगों का रोजगार छिन गया। ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी ये मंदी के कारण होता है। चक्रीय बेरोजगारी मंदी मंदी के कारण होता है, जो विकसित देशों में ज्यादा पाया जाता है। देखना, विकसित देशों में ज्यादा देखा जाता है चक्रीय बेरोजगारी। तो ये सभी बेरोजगारी आप लोग ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि भारत में गरीबी का अनुमान राष्ट्रीय स्तर पर किसके द्वारा लगाया जाता है? भारत में गरीबी का अनुमान राष्ट्रीय स्तर पर किसके द्वारा लगाया जाता है? वित्त मंत्रालय और नीति आयोग, तो आरबीआई या फिर विश्व बैंक? भारत में गरीबी आय का अनुमान राष्ट्रीय स्तर पर किसके द्वारा लगाया जाता है? भारत में गरीबी का अनुमान राष्ट्रीय स्तर पर किसके द्वारा लगाया जाता है? ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा नीति आयोग। ठीक ना, नीति आयोग द्वारा लगाया जाता है। अब देखिए, भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण और अनुमान नीति आयोग द्वारा गठित विशेष समूहों के माध्यम, यानी कि नीति आयोग एक विशेष समूहों का गठन करता है, वही गरीबी रेखा का निर्धारण अनुमान लगाता है। ध्यान रखिएगा। अब देखिए, गरीबी का निर्धारण कैलोरी मानक के आधार पर किया जाता है। कैलोरी मानक के आधार पर, यानी कि देखिए, ग्रामीण क्षेत्र के लोग अगर 2400 कैलोरी के नीचे अगर वो भोजन ग्रहण कर रहे हैं, यानी कि अगर जो भोजन कर रहे हैं उसमें 2400 कैलोरी ऊर्जा नहीं है, तो समझिए कि ग्रामीण क्या बोलते हैं, गरीबी रेखा के नीचे हैं। उसके बाद देखिए, शहरी क्षेत्र में अगर 2100 कैलोरी ऊर्जा वाला भोजन नहीं कर रहे हैं, तो समझिए कि गरीबी क्षेत्र गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं। ठीक ना, तो ये समझ लीजिए कैलोरी मानक। कैलोरी मानक यानी कि जो भोजन हम लोग करते हैं और उससे जो भी कैलोरी के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है, उस पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता है। तो अगर ग्रामीण क्षेत्र के लोग 2400 कैलोरी ऊर्जा वाला भोजन नहीं खा रहे हैं, तो समझिए कि वो गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं। और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी। और देखिए, समिति है, इसके लिए अलग अलग समितियों का गठन किया गया था। 1989 में लकड़वाल समिति, 1989 में लकड़वाल समिति का, एक सेकेंड, नहीं, लकड़वाल समिति का गठन 1993 में हुआ था, 1993 में। और इसी के लिए गरीबी रेखा के लिए तेंदुलकर समिति का गठन 2009 में हुआ था, 2009 में। और रंगराजन समिति का गठन 2014 में हुआ था। देखिए, ये सभी गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए ये सभी समितियों का गठन हुआ था। लकड़वाल समिति 1913, लकड़वाल समिति 1913, सॉरी 1993, लकड़वाल समिति 1993, तेंदुलकर समिति 2009, तेंदुलकर समिति 2009, रंगराजन समिति 2014, रंगराजन समिति 2014। ध्यान रखिएगा। पहले एनएसएसओ डाटा जुटाता था, अब एनएसओ यह काम करता है। तो देखिए, यह डाटा जैसे कि राष्ट्रीय आय की अभी जो राष्ट्रीय आय की गणना करता है, ये एनएसओ करता है। तो गरीबी रेखा निर्धारण करने के लिए राष्ट्रीय आय तो जरूरी है ही, तो ये देखिए, गरीबी रेखा निर्धारण करने के लिए भी डाटा यही देता है। ठीक ना, एनएसओ है, एनएसओ, क्योंकि पहले एनएसएसओ करता था, जिसको कि एनएसएसओ और सीएसओ को एक मर्ज करके एनएसओ का गठन किया गया था, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। यही राष्ट्रीय आय की गणना करता है और गरीबी रेखा निर्धारण करने के लिए डेटा जुटाता है। ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि अंत्योदय अन्न योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? अंत्योदय अन्न योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? शहरी गरीबी को रोजगार देना, या फिर गरीबों में भी सबसे गरीब को खाद्य सुरक्षा देना, या फिर अल्पसंख्यक बच्चों की शिक्षा देना, या फिर ग्रामीण बुनियादी ढांचा को सुधारना। तो अंत्योदय अन्न योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ध्यान रखिएगा, गरीबी में भी गरीब परिवार जो कि खाना तक नहीं जुटा पाते हैं, ये उनके लिए योजना था। ठीक ना, जो गरीब में भी खाना भी नहीं जुटा पाते थे, उनके लिए ये योजना था। ध्यान रखिएगा। अब देखिए, यह योजना दिसंबर 2000 में शुरू की गई थी और अत्यंत गरीब परिवारों को बहुत सस्ती दर पर अनाज उपलब्ध कराया जा सके, इसलिए मतलब कि बहुत कम दर पर अनाज उपलब्ध कराना इस योजना का क्या था, लक्ष्य था। और यह योजना दिसंबर 2000 में शुरू की गई थी, दिसंबर 2000 में। इसका उद्देश्य गरीबों में, जैसा कि तो हम लोग देख लिए। अब देखिए, प्रति परिवार 35 किलो अनाज, गेहूं 2 केजी और चावल 3 केजी। प्रति परिवार 35 किलो अनाज, जिसमें गेहूं 2 केजी और चावल 3 केजी, यानी कि एक लोग पर, ठीक ना, एक लोग पर 2 केजी गेहूं और चावल 3 केजी। उसके बाद देखिए, इसका प्रतीक था पीला राशन कार्ड। ठीक ना, इसके लिए एक कार्ड बनता था जिसे पीला राशन कार्ड, और
ये अगर आपके पास ये पीला राशन कार्ड है तभी इस योजना का आप लाभ उठा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? आईएमएफ, विश्व बैंक, डब्ल्यूटीओ या फिर यूएनडीपी? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्व बैंक, ठीक ना। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट विश्व बैंक जारी करता है, ध्यान रखिएगा। विश्व बैंक द्वारा प्रतिवर्ष यह रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है जो वैश्विक विकास के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालती है, जो वैश्विक विकास के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालती है। यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक एचडीआई जारी करती है। यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक एचडीआई जारी करती है। कौन? तो यूएनडीपी द्वारा मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। आईएमएफ यह वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी करती है। आईएमएफ क्या करती है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी करती है। उसका देखिए वर्ल्ड बैंक इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक का जो मुख्यालय पूछ लेगा तो वाशिंगटन डीसी, ध्यान रखिएगा, वाशिंगटन डीसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, पृथ्वी अपने अक्ष पर बहुत तीव्र गति से घूमती है, फिर भी हमें यह महसूस क्यों नहीं होता? देखिए यानी क्वेश्चन है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर तीव्र गति से घूमती है, ठीक ना, लगभग 1600 किलोमीटर के रफ्तार से घूमती है। 1600 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार से घूमती है लगभग, ठीक ना। तो ये महसूस क्यों नहीं होती है? ये गति महसूस क्यों नहीं होती है? ऑप्शन ए है पृथ्वी के आकार का बहुत बड़ा पृथ्वी का आकार बहुत बड़ा है, या फिर ऑप्शन बी है वायुमंडल में पृथ्वी के साथ उसी गति से घूम रहा है, या हम पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर हैं। तो क्या होगा इसका सही आंसर? तो देखिए इसका सही आंसर तीनों है, क्योंकि पृथ्वी का आकार बहुत बड़ा है, इस वजह से वो गति महसूस नहीं होती है। और वायुमंडल भी पृथ्वी के साथ उसी गति से घूम रहा है, ये भी सही है। और हम पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर है, हम लोग पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। देखिए चूंकि हम और हमारे चारों ओर का वातावरण वायुमंडल पृथ्वी के साथ एक ही नियत कोणीय वेग से घूम रहा है, यानी कि हम और हमारे चारों ओर के वायुमंडल यानी कि वातावरण पृथ्वी के नियत कोणीय वेग से घूम रहा है, इसलिए हमें सापेक्ष गति का आभास नहीं होता है। अब देखिए पृथ्वी करोड़ों साल से एक ही नियत गति करीब 1670 किलोमीटर प्रति घंटा से बिना रुके घूम रही है। तो देखिए ये कई सालों से यानी करोड़ों सालों से एक ही गति से लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूम रही है, ना रुकती है ना तेज होती है। तो इस वजह से महसूस भी नहीं होता है, ठीक ना, एक गति से घूमती है। जैसे कि हम लोग बस में बैठते हैं तो गति उसमें भी अगर गाड़ी चल रही है, मान लीजिए एक चाल पे गाड़ी चल रही है, तो उसमें महसूस होता है क्योंकि गाड़ी के साथ हम भी गति में रहते हैं। लेकिन जब गाड़ी रुकती है तब हम आगे जाते हैं, या फिर गाड़ी रुकी हुई रहती है तो चलती है तो हम लोग पीछे जाते हैं, तब हम लोग को गति महसूस होता है। तो क्या है कि पृथ्वी ऐसा नहीं करती है, रुकती ही नहीं है। अगर रुकती तो हम लोग भी क्या होता है कि समझ रहे हैं ना, रुकने के बाद इतना स्पीड से पृथ्वी चल रही है 1670 स्पीड से, अगर ये रुक जाए तो कितना बड़ा प्रलय मचेगा। चूंकि इसमें कोई त्वरण या ब्रेक नहीं है, इसलिए हमें झटका महसूस नहीं होता, जैसे मैंने बताया अभी। घूर्णन, पृथ्वी अपने धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है, इसी के कारण दिन और रात होता है। देखिए पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, और 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में एक चक्कर लगाती है। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में एक चक्कर लगाती है, और इसी कारण दिन और रात होता है। परिक्रमण, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जिसमें ऋतुएं बदलती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है इससे ऋतु बदलता है, ठीक ना। ऋतु जो हम लोग के बसंत ऋतु जो आता है ना, वर्षा ऋतु, गर्मी का मौसम, ठंडा का मौसम, ये जो बदलता है ये सूर्य के जो चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाता है उसी कारण। उसका देखिए कोरियोलिस बल क्या है? तो पृथ्वी इसी घूमने के कारण हवा और समुद्र की धाराओं की दिशा बदल जाती है, जिसे फेरल नियम कहता है। देखिए पृथ्वी के घूमने के कारण कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण की समुद्र की धाराओं और दिशा बदलती है। समुद्र की धाराओं और हवाओं की हवा और समुद्र की धारा की दिशा बदलती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि
गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में क्या सत्य है? गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में क्या सत्य है? तो यह केवल पृथ्वी पर लगता है, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। यह ब्रह्मांड के किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल है, ये सही है। यह ब्रह्मांड के कोई भी दो पिंड, ठीक ना, कोई भी दो पिंड जिसमें कि द्रव्यमान हो, उसके बीच लगने वाला आकर्षण बल है गुरुत्वाकर्षण बल। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। देखिए कैसे, तो न्यूटन के अनुसार ब्रह्मांड के प्रत्येक पिंड यानी कि प्रत्येक वस्तु दूसरे पिंड यानी कि दूसरे वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह एक प्रकृति का सबसे कमजोर बल माना जाता है, ठीक ना। यह पृथ्वी का सबसे कमजोर बल माना जाता है गुरुत्वाकर्षण बल को। और यह बल केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं है, ब्रह्मांड में मौजूद हर वस्तु जिसमें द्रव्यमान है वह दूसरी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। जैसे सूर्य और पृथ्वी के बीच भी गुरुत्वाकर्षण बल है, और आपके और आपके मोबाइल के बीच भी क्या है कि गुरुत्वाकर्षण बल है, ध्यान रखिएगा। और गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल होता है। हवा का पृथ्वी से टिके रहना, ये गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव है। हवा का पृथ्वी से टिके रहना, हवा का पृथ्वी से टिके रहना, ये जैसे कि वायुमंडल, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल पाया जाता है, इसका किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण। समुद्र में ज्वार भाटा गुरुत्वाकर्षण के कारण ही होता है, समुद्र में ज्वार भाटा गुरुत्वाकर्षण के कारण ही होता है। उसके बाद देखिए, ग्रहों का सूर्य के चारों ओर घूमना, ये गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण। ग्रहों के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, ये गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक गिर जाना किसका संकेत है? बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक गिर जाना किसका संकेत है? साफ मौसम का, वर्षा की संभावना का, या फिर तूफान या चक्रवात की संभावना का, या फिर अत्यधिक ठंड का? देखिए, बैरोमीटर का पाठ्यांक अगर अचानक गिर जाए तो समझिए कि तूफान और चक्रवात आने की संभावना है, तूफान और चक्रवात आने की संभावना है, ध्यान रखिएगा। इससे सही हो जाएगा सी। अब देखिए, वायुमंडलीय दबाव में अचानक कमी आने का अर्थ उस क्षेत्र में निम्न दाब बन रहा है, और जो तूफान आने का सूचक है। जो अचानक गिर जाए तो क्या हो सकता है? तूफान, आंधी तूफान, चक्रवात, ये आ सकता है। अब देखिए, जब पाठ्यांक धीरे धीरे गिरेगा तो यह वर्षा की संभावना दर्शाता है, ठीक ना। यदि पारा, इसमें देखिए बैरोमीटर में पारा का यूज होता है, तो पारा अगर धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो यह वर्षा आने का संभावना दर्शाता है, वर्षा आने का संभावना दर्शाता है। यदि धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा, यदि धीरे धीरे पाठ्यांक ऊपर चढ़ता है तो यह साफ मौसम का संकेत होता है, ठीक ना। धीरे धीरे अगर पाठ्यांक ऊपर चढ़ता है तो साफ मौसम का संकेत देता है। उसका देखिए, बैरोमीटर में मुख्य रूप से पारे का उपयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ये जो बैरोमीटर होता है वायु दाब मापने के लिए, इसमें बैरोमीटर का सॉरी पारे का उपयोग किया जाता है, पारे का। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, कुशिंग कुशिंग सिंड्रोम किस हार्मोन के अधिक स्राव के कारण होता है? कुशिंग सिंड्रोम किस हार्मोन के अधिक स्राव के कारण होता है? ऑप्शन ए है इंसुलिन, ऑप्शन बी है कार्टिसोल, ऑप्शन सी है थायरोक्सिन, ऑप्शन डी है एड्रेनालिन। कुशिंग सिंड्रोम बताना है किस हार्मोन के अधिक स्राव के कारण होता है। ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कार्टिसोल। कार्टिसोल के अधिक स्राव के कारण कुशिंग सिंड्रोम होता है, कुशिंग सिंड्रोम कार्टिसोल के अधिक स्राव के कारण। अब देखिए, शरीर में स्ट्रेस हार्मोन कार्टिसोल का स्तर लंबे समय तक अधिक रहने से कुशिंग सिंड्रोम होता है। स्ट्रेस हार्मोन कार्टिसोल को कहा जाता है, जिसका स्तर लंबे समय तक अधिक रहने से कुशिंग सिंड्रोम होता है, और इसे शरीर का स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है। और यह एड्रिनल ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, एड्रिनल ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। कौन? कार्टिसोल हार्मोन, कार्टिसोल हार्मोन, ठीक ना। इसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है, और यह एड्रिनल ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कार्टिसोल की शरीर में कमी हो जाए तो उसे एडिशन रोग भी कहा जाता है, एडिशन रोग कहा जाता है। यदि कार्टिसोल, देखिए कार्टिसोल अगर अधिक हो जाए तो क्या होगा? अभी कौन सा रोग हम लोग बोला? कुशिंग सिंड्रोम, कुशिंग सिंड्रोम। अगर इसकी कमी हो जाए, कार्टिसोल की कमी हो जाए शरीर में, तो एडिशन रोग हो जाएगा, ध्यान रखिए एडिशन रोग। तो देखिए, इंसुलिन की कमी से क्या होता है? तो मधुमेह होता है, इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है, ध्यान रखिएगा। थायरोक्सिन की कमी से घेंगा रोग होता है, थायरोक्सिन की कमी से घेंगा रोग, और इसकी अधिकता से ग्रेव्स रोग होता है, ग्रेव्स रोग। थायरोक्सिन की कमी से घेंगा रोग और अधिकता से ग्रेव्स रोग, अधिकता से ग्रेव्स रोग। एंड्रानिल इसको क्या कहा जाता है? लड़ो या उड़ो हार्मोन, लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है, जो आपातकालीन स्थिति में निकलता है। एंड्रेनालिन हार्मोन, ये इसे आपातकालीन स्थिति में निकलता है, और इसे लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का,
गुरुत्वीय त्वरण जी का मान सबसे कम कहाँ होता है? गुरुत्वीय त्वरण जो जी का मान होता है सबसे कम कहाँ होता है? ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर, पृथ्वी के केंद्र पर या फिर पहाड़ों की चोटी पर? तो बताइए गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे कम कहाँ होता है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा पर। गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। देखिए कैसे। तो पृथ्वी का आकार और घूर्णन का कारण जी का मान पृथ्वी के आकार और घूर्णन के कारण जी का मान भूमध्य रेखा पर न्यूनतम और ध्रुव पर सबसे अधिकतम होता है। तो देखिए भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है और ध्रुव पर ये इसका मान क्या होता है? अधिकतम होता है। देखिए जब हम पहाड़ों पर या अंतरिक्ष में जाते हैं तो जी का मान घटता है। जब हम पहाड़ों पर या अंतरिक्ष में जाते हैं तो क्या होता है? जी का मान घटता है। अब गहराई में जब हम पृथ्वी के अंदर यानी कि खान आदि में जाते हैं तो जी का मान घटता है। और ध्रुव पर जी का मान सबसे अधिक होता है। ध्रुव पर जी का मान सबसे अधिक होता है। तो देखिए पृथ्वी पर अगर ऊंचाई पे जाइएगा तभी जी का मान घटेगा और अगर आप गहराई में जाइएगा तभी जी का मान घटेगा। लेकिन अगर आप ध्रुव पर जाइएगा तो यहाँ पर जी का मान सबसे अधिक होता है। जी का मान सबसे अधिक होता है। तो ये सभी कंडीशन आप लोग ध्यान रखिएगा। और भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। ध्रुव पर सबसे अधिक, भूमध्य रेखा पर सबसे कम और ऊंचाई पर जाने पर घटता है, गहराई में जाने पर भी घटता है। और पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान शून्य होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान शून्य होता है, ध्यान रखिएगा। और पृथ्वी की सतह पर जी का औसत मान 9 पृथ्वी की सतह पर जी का औसत मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माना जाता है। तो जी का औसत मान ऐसे भी ध्यान रखिएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि बुल और बियर शब्द किस खेल या क्षेत्र से संबंधित है? बुल और बियर शब्द किस खेल या क्षेत्र से संबंधित है? फुटबॉल, शेयर बाजार, पोलो या फिर शतरंज? बुल और बियर शब्द किस खेल या क्षेत्र से संबंधित है? ध्यान रखें शेयर बाजार। ठीक ना, यह शेयर बाजार से संबंधित है। शेयर बाजार से। बुल मतलब होता है तेजी स्थिति। शेयर बाजार में तेजी की स्थिति को बुल कहा जाता है और मंदी की स्थिति को बियर बियर कहा जाता है। तेज स्थिति को बुल और मंदी की स्थिति को बियर, ध्यान रखिएगा। और देखिए अब यही शेयर बाजार से संबंधित सारी चीज हम लोग देखते हैं। जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये शेयर बाजार को नियंत्रित करता है। यह कहाँ स्थित है? जो कि इसका मुख्यालय है दलाल स्ट्रीट, यह मुंबई में स्थित है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय दलाल स्ट्रीट कहाँ पर स्थित है? मुंबई में स्थित है। जो कि यह शेयर बाजार को नियंत्रित करता है। सेबी यह भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड है। यह शेयर बाजार को रेगुलेट यानी कि निगरानी करने वाला है। और इसकी स्थापना एक सेकंड हम उल्टा ही बोल दिए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है ये क्या है? शेयर मार्केट है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज शेयर मार्केट है। और इसका मुख्यालय दलाल स्ट्रीट मुंबई में स्थित है। और सेबी जो है ये शेयर बाजार को रेगुलेट यानी कि नियंत्रित करता है, निगरानी करता है इसके शेयर बाजार का। ठीक ना। इसकी स्थापना सेबी की स्थापना जो हुआ था 1988 में हुआ था, 1988 में। और इसे संवैधानिक दर्जा 1992 में मिला था। संवैधानिक दर्जा 1992 में मिला था। सेंसेक्स बीएसई सूचकांक जिसमें 30 बड़ी कंपनियां शामिल है। बीएस सूचकांक देखिए जो शेयर बाजार वाली कंपनियां होती है ये सभी इसी में शामिल होती है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक ना। तो ये शेयर मार्केट है, ठीक ना। निफ्टी एनएससी यह इसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है। यह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है कौन? तो निफ्टी है। निफ्टी जिसमें 50 बड़ी कंपनियां शामिल है, ठीक ना। 50 बड़ी कंपनियां शामिल है, ध्यान रखिएगा। तो सबका नियंत्रण मतलब कि निगरानी कौन रखता है? तो सेबी जिसकी स्थापना 1988 में हुआ था। और इसको संवैधानिक दर्जा 1992 में मिला था। संवैधानिक दर्जा 1992 में। और दलाल स्ट्रीट ध्यान रखिएगा, दलाल स्ट्रीट कहाँ पर है? तो मुंबई में स्थित है। दलाल स्ट्रीट मुंबई में स्थित है। और यह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जहाँ पर मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर नेपाल? तो आप सभी को पता होगा बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है। भारत सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए भारत और बांग्लादेश के बीच 4096.7 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। भारत बांग्लादेश के बीच 4096.7 किलोमीटर लंबे अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है।
भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा की कुल लंबाई 4096 किलोमीटर है और यह विश्व की 5वीं सबसे लंबी भूमि सीमा है। विश्व की सबसे लंबी 5वीं भूमि सीमा है और इसे अक्सर रेड क्लिफ रेखा का ही विस्तार माना जाता है, क्योंकि बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान था। देखिए, ये पहले जो पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो बीच में रेड क्लिफ ही रेखा खींचा गया था, तो इसको रेड क्लिफ रेखा का ही विस्तार माना जाता है, ठीक ना। इसके बाद देखिए, संबंध राज्य, यानी कि बांग्लादेश से लगे भारत के कितने राज्य हैं, तो 5 राज्य है। कौन कौन? पश्चिम बंगाल, इसकी सबसे लंबी सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ। पश्चिम बंगाल की सबसे लंबी सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ। उसके बाद असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है। यह तीनों तरफ से बंगाल से घिरा हुआ है, ये भी क्वेश्चन बनता है। तीनों तरफ से घिरा हुआ कौन सा राज्य है भारत का? तो त्रिपुरा। उसके बाद मिजोरम है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ध्यान रखिएगा, ये बांग्लादेश के साथ लगे हैं। तो भारत और त्रिपुरा राज्य और बांग्लादेश, भारत के त्रिपुरा राज्य और बांग्लादेश के बीच की सीमा को जीरो लाइन कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। शून्य रेखा किसको कहा जाता है? तो त्रिपुरा राज्य और बांग्लादेश के बीच की सीमा को शून्य रेखा कहा जाता है। अब देखिए, चीन के साथ भारत 3488 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। 3488 किलोमीटर का सीमा साझा करता है और भारत और चीन के बीच रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है, मैकमोहन रेखा। पाकिस्तान के साथ भारत 3323 किलोमीटर का सीमा साझा करता है और इसे रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। रेड क्लिफ रेखा, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। और अफगानिस्तान के बीच सबसे छोटा सीमा साझा करता है भारत, 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर। और भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को क्या कहा जाता है? डुरंड रेखा। भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को डुरंड रेखा कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि कांडला बंदरगाह, जो अब जिसे कि अब दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, कांडला बंदरगाह, ये किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, गुजरात या फिर केरल? ध्यान रखिएगा, कांडला बंदरगाह जो है ये गुजरात में है। कांडला बंदरगाह गुजरात में है। कांडला बंदरगाह गुजरात में है। तो यह गुजरात के कच्छ की खाड़ी में स्थित है। कांडला बंदरगाह गुजरात के कच्छ की खाड़ी में स्थित है। भारत सरकार ने 2017 में इसका नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया। दीनदयाल बंदरगाह कर दिया कब? तो 2017 में। और यह भारत का प्रमुख ज्वारीय बंदरगाह है, जहां समुद्र के जल स्तर में उतार चढ़ाव यानी कि ज्वार भट्टा का उपयोग जहाजों के आवागमन के लिए किया जाता है, ठीक ना। ज्वार भट्टा का उपयोग यहाँ पर जहाज आने के लिए उपयोग करते हैं, ध्यान रखिए, इसलिए इसे ज्वारीय बंदरगाह कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अन्य प्रमुख बंदरगाह हम लोग देखते हैं। मुंबई जो महाराष्ट्र में है, यह भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है कौन? मुंबई। जवाहर नेहरू बंदरगाह या फिर नहावा सेवा बंदरगाह, जवाहर नेहरू बंदरगाह जिसे कि या फिर नहावा सेवा बंदरगाह भी इसे कहा जाता है, जो कि महाराष्ट्र में है। यह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम और कंटेनर बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। विशाखापट्टनम, ये आंध्र प्रदेश में है। यह भारत का सबसे गहरा और स्थल रुद्ध बंदरगाह है। भारत का सबसे गहरा और स्थल रुद्ध बंदरगाह है कौन? विशाखापट्टनम। चेन्नई, भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो चेन्नई है। चेन्नई बंदरगाह जो कि तमिलनाडु में है। कोची, कोची केरल में है। कोची बंदरगाह केरल में है और इसे अरब सागर की रानी कहा जाता है। कोची बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो हम लोग का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। हम लोग का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। और आपसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि चैंपियन बैच वाली, इससे जो पहले वाली सारी वीडियो है उसको भी देखिए, क्योंकि यह जो बैच है काफी लंबा चलने वाली है और स्टार्टिंग से आप पढ़िएगा तो आपका जीके जीएस काफी बेटर हो जाएगा, ठीक ना। आप ये पूरी वीडियो देखे होंगे तो आपको पता चला होगा कितनी सारी चीजों का आप लोग का रिवीजन हुआ और क्वेश्चन का लेवल आप लोग देख रहे होंगे, सभी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन था, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई से करते रहेंगे।